नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, मॉर्गन हाउसल की धन का मनोविज्ञान। हाँ, नमस्कार। और इसका जो मूल विचार है वो काफ़ी कह सकते हैं सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, कि पैसे के मामले में जो हमारी सफलता है, वो हमारी होशियारी पर उतनी निर्भर नहीं करती। जितना हमारे व्यवहार पर। सही कहा। ये बात मुझे काफ़ी सही लगी। हाँ, और ये चर्चा सिर्फ इन्वेस्टमेंट टिप्स या बजट की नहीं है, ये उससे कहीं गहरी है। हाँ, ये समझने की कोशिश है कि हमारी सोच, हमारी आदतें, है ना? और शायद हमारी भावनाएं भी। बिल्कुल, भावनाएं भी। ये सब मिलकर हमारी जो आर्थिक स्थिति है, उसको कैसे बनाती हैं। तो ये आंकड़ों से ज़्यादा मनोविज्ञान का खेल ज़्यादा है। सही पकड़ा। तो चलिए फिर इस किताब के कुछ जो सबसे ज़रूरी सबक हैं, उनको ज़रा देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी सबक तो यही है कि पैसे के साथ अच्छा करने के लिए व्यवहार गणित से ज्यादा मायने रखता है। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। हाँ, लगता है, पर असल जिंदगी में इसको उतारना वो शायद अलग बात है। वो असल चुनौती है और इसी से जुड़ा एक और अहम विचार है जिसे किताब में कहा गया है, कोई पागल नहीं है। कोई पागल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हर कोई, पता है, अपने जो अनोखे अनुभव होते हैं ना, हाँ। उनके आधार पर ही पैसे से जुड़े फैसले लेता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई तंगी में पला बड़ा है, तो वो जोखिम को शायद वैसे नहीं देखेगा जैसे कोई अमीर घर में जन्मा व्यक्ति देखेगा। बिल्कुल। दोनों का नॉर्मल अलग है। हाँ। उनके अनुभव अलग है। तो मतलब किसी का फैसला हमें अजीब लगे या शायद गलत भी लगे, पर उनके अपने नजरिए से वो बिल्कुल तर्कसंगत हो सकता है। हाँ, उनके अपने इतिहास के हिसाब से, उनके अनुभवों के चश्मे से वो बिल्कुल सही हो सकता है। हाँ। तो हमें दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों को एकदम से जज नहीं करना चाहिए। सही बात है। थोड़ी ज्यादा सहानुभूति रखनी चाहिए, है ना? सहानुभूति और शायद थोड़ी विनम्रता भी, क्योंकि किताब भाग्य और जोखिम, लक और रिस्क, इनके रोल पर भी काफी जोर देती है। बहुत ज्यादा। बिल गेट्स की ही कहानी ले लीजिए। वो सिर्फ उनकी प्रतिभा की कहानी नहीं है। हाँ, उसमें सही समय पर सही जगह होना, वो जो दुर्लभ अवसर मिले। हाँ, उन अवसरों का भी बहुत बड़ा हाथ था। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब कई बेहद काबिल लोग भी बस किस्मत साथ न देने की वजह से या किसी गलत टाइमिंग की वजह से वो सफल नहीं हो पाते। ये समझना जरूरी है। हाँ। ताकि हम ना तो अपनी सफलता पर जरूरत से ज्यादा इतराएं और ना ही दूसरों की असफलता पर आसानी से उंगली उठाएं। आंख बंद करके किसी सफल इंसान को कॉपी करना भी खतरनाक हो सकता है फिर तो। बिल्कुल, अगर हम उनके पूरे संदर्भ को, खासकर भाग्य वाले हिस्से को, नहीं समझते। और मान लीजिए भाग्य साथ दे, सफलता मिल भी जाए, तब भी एक खतरा रहता है ना, वो कभी पर्याप्त न होने वाला जाल। वो तो बहुत ही आम है, नेवर इनफ। कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, पर उनके लक्ष्य भी और ऊंचे होते जाते हैं। हमेशा थोड़ा और की चाहत। हाँ, और ये चाहत अक्सर उन्हें ऐसे जोखिम लेने पर मजबूर कर देती है कि वो सब कुछ गंवा बैठते हैं जो कमाया था। तो अपना पर्याप्त तय करना बहुत जरूरी है। शायद सबसे जरूरी वित्तीय फैसलों में से एक, वरना वो दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। इस और ज्यादा की दौड़ के बिल्कुल उलट एक सिद्धांत है जो धैर्य मांगता है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग। हाँ, कंपाउंडिंग। ये कॉन्सेप्ट है तो जाना पहचाना, पर इसकी असली ताकत लोग शायद कम समझते हैं। इसको आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। देखो, सीधा सा मतलब है कि जब आपका कमाया हुआ पैसा, मतलब आपका मुनाफा, वो खुद और पैसा कमाने लगे, मुनाफे पर मुनाफा। अच्छा। वॉरेन बफे इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। उनकी, आप मानेंगे नहीं, लगभग सारी दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनी। 50 के बाद? कमाल है। हाँ, उनका असली कमाल सिर्फ अच्छे स्टॉक चुनना नहीं था, बल्कि उनमें दशकों तक टिके रहना था, सालों तक। तो वो धैर्य, वो टिके रहना ही असली जादू है। वही असली जादू है। सुनने में आसान लगता है पर करना बहुत मुश्किल। ये दिखाता है कि सबसे बड़ा रिटर्न अक्सर समय और धैर्य से आता है। तो ये भी व्यवहार का ही हिस्सा हुआ। अच्छा, और ये जो दौलत बनती है, इसका असली मतलब क्या है? क्या बस महंगी चीजें खरीदना? नहीं, किताब का तर्क इससे अलग है। वो कहते हैं कि दौलत का असली मतलब है स्वतंत्रता, आजादी। आजादी? किस तरह की? अपने समय पर नियंत्रण होने की आजादी, कि आप जब चाहें, जो चाहें, जिसके साथ चाहें वो कर सकें, बिना पैसों की फिक्र किए। अच्छा, ये किसी भी लग्जरी से बढ़कर है? बिल्कुल, किसी भी फैंसी कार या बड़े घर से कहीं ज्यादा कीमती है ये आजादी। तो दौलत का लक्ष्य चीजें खरीदना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना होना चाहिए। सही,
और इसी से जुड़ा वो कार वाले आदमी का विरोधाभास वाला आइडिया है, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हाँ, वो भी बड़ा मजेदार है कि हम सोचते हैं महंगी गाड़ी खरीदेंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन असल में जब हम सड़क पर कोई महंगी शानदार कार देखते हैं तो हम सोचते हैं वाह क्या कार है, ये नहीं सोचते कि वाह क्या आदमी है। हाँ, सही बात है। हम कार की तारीफ करते हैं, उसके ड्राइवर की नहीं सोचते ज्यादातर। बिल्कुल। तो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चीजें खरीदना अक्सर मतलब पैसे की बर्बादी ही है। लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना हमें लगता है। तो अगर ये दिखावे की चीजें दौलत का सही पैमाना नहीं है तो फिर क्या है? असली दौलत क्या है? असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया। अच्छा। हाँ, वो बचत, वो निवेश जो चुपचाप कोने में पड़ा बढ़ रहा है। इसीलिए बचत करना इतना जरूरी है। मतलब किसी खास वजह के बिना भी बचत करें, जैसे घर लेना है या रिटायर होना है, इन लक्ष्यों के बिना भी? हाँ बिल्कुल, बस बचत करें, क्योंकि भविष्य का किसी को नहीं पता। एक तरह का सुरक्षा कवच। एकदम सही। बचत आपको विकल्प देती है, ऑप्शंस। अचानक कोई खर्चा आ गया या नौकरी चली गई या कोई बढ़िया मौका दिख गया, तो आप उसका सामना कर सकते हैं या फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। ये आपको स्वतंत्रता देती है, मन की शांति देती है, और नियमित रूप से बचाना, चाहे थोड़ी ही बचत हो, वो धीरे धीरे असल संपत्ति बना सकती है। ये आपकी कमाई और खर्च के बीच का जो अंतर है वही दौलत बनाता है। हाँ, ना कि सिर्फ आपकी इनकम कितनी है या इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को संक्षिप्त में देखें, हाँ, तो सार यही है कि ये किताब हमें बार बार यही याद दिलाती है कि पैसा कमाना या बढ़ाना ये जटिल रणनीतियों से ज्यादा हमारे मनोविज्ञान, हमारी आदतों, हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। अपने व्यवहार को समझना और उसे कंट्रोल करना ही असली कुंजी है। बिल्कुल। हमेशा एकदम तर्कसंगत या रैशनल होने की जरूरत नहीं, बस ज्यादा समझदार या रीजनेबल होने की कोशिश करनी है। तो आज की चर्चा को यहाँ रोकते हुए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। किताब का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है, पैसे के साथ अपने व्यवहार पर काबू पाएं और आप पैसे पर काबू पा लेंगे। और इस पर यह भी सोचा जा सकता है कि हमारा पैसे के साथ जो रिश्ता होता है ना, वो असल में हमारी अपनी गहरी भावनाओं, हमारे डर, हमारी इच्छाओं का कितना बड़ा आईना होता है। शायद पैसे के बारे में बात करना एक तरह से खुद के बारे में ही बात करना है।